हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। 12वां चैप्टर हमने चालू कर दिया था, कुछ प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर के अंदर या पिछले वीडियो के अंदर कर लिया था। आज की जो क्लास रहेगी, आज का जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। मतलब प्राकृतिक संसाधनों के बारे में तो जानकारी ले ली कि प्राकृतिक संसाधन क्या चीज है, उनका उपयोग कैसे किया जाता है। अब जो वो प्राकृतिक संसाधन है ना, उनका मैनेजमेंट कैसे करें, उनका अरेंजमेंट कैसे करें, प्राकृतिक संसाधनों को किस प्रकार बचाया जा सकता है, किस प्रकार उनका उपयोग किया जा सकता है, किस प्रकार आगामी पीढ़ी के लिए उनको बचा कर रखे या आगामी पीढ़ी या भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को उनको सौंपे, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी? प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, प्रबंधन कैसे करेंगे। देखो, एक तो इसके अंदर ये टॉपिक है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, और एक अगर मैं बात करूं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का उपाय। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का उपाय। देखो हेडिंग क्या डाली मैंने, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन तो तीन तरीके से पढ़ा था हमने, विकास और प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति उद्भव के आधार पर, भंडारण और वितरण के आधार पर। तो जो प्राकृतिक संसाधन है उनका प्रबंधन कैसे करें। प्रबंधन का मतलब होता है अरेंजमेंट, आप कैसे उनको बचा के रखोगे। देखो, प्रबंधन का मतलब है हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और बिल्कुल उपयोग करना भी चाहिए। ये नहीं कि हम प्राकृतिक संसाधनों को सिर्फ बचा कर रखें, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में हम सिर्फ कंजूसी करें कि नहीं नहीं हम उपयोग नहीं करेंगे, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए रखेंगे, तो ये तरीका तो गलत है। फिर जो प्राकृतिक संसाधनों का आप उपयोग नहीं कर रहे, फिर क्या फायदा। आप उपयोग नहीं कर रहे, आने वाली पीढ़ियां उपयोग करेंगी, फिर वो आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे सोच लेंगी नहीं नहीं हमें भी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ना है। तो ये तो कोई तात्पर्य नहीं हुआ बात का, और ये तो कोई न्याय संगत वाला प्रबंधन नहीं हुआ। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन में ऐसे करना है कि प्राकृतिक संसाधनों को अगर आपको वास्तविकता में जरूरत पड़े कि हाँ मुझे इन चीजों का उपयोग है, तब तो उनका उपयोग करो। और अगर उनका उपयोग कर लो, आप कर लो, और उनकी जो मात्रा है, प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा है, उनकी आगामी पीढ़ी के लिए भी उनकी मात्रा को बचाकर रखो। ऐसा नहीं कि आप व्यर्थ में उनका उपयोग कर रहे हो, आपको जरूरत भी नहीं है, फिर भी आप प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो। तो ये तो न्याय संगत तरीका नहीं है। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचाना है, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं होगा कि आप उनका उपयोग ना करो, आप उनके उपयोग में कंजूसी बरतो, या फिर आप अपनी आवश्यकताओं को भी पूरी ना करते हुए प्राकृतिक संसाधनों को बचा के रखो। ये न्याय संगत विवेकपूर्ण तरीका नहीं है। तो देखो, चाहे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन हो, चाहे प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का उपाय हो, इसमें आपको तीन तरीके अपनाने हैं और एग्जाम में भी इन्हीं तीन तरीकों पर वर्णन करना है। ठीक है, कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसा होगा। एक तो विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण, न्याय संगत, विवेकपूर्ण, न्याय संगत और एक विवेकपूर्ण ऐड कर सकते हैं इसमें, एक न्याय संगत ऐड कर सकते हैं, और एक हम इसमें बोल सकते हैं कि चलो दो तरीके काफी है। देखो, प्राकृतिक संसाधनों का उपाय एक तो कैसा होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। ठीक है, या फिर इसमें ऐसे भी बोल सकते हो कि जिनका उपयोग आप कर भी लो, मतलब उपयोग भी हो तथा आने वाली, उपयोग भी हो तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये इनकी मात्रा
सुरक्षित हो। देखो कहने का मतलब है, नोटिस करना एक एक चीज को। पहला पॉइंट क्या डाला है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे करोगे, प्रबंधन उपाय, एक ही डिटेल देनी है आपको, एक ही थोड़ी लिखनी है इसके अंदर। प्राकृतिक प्रबंधन का उपाय ये है कि पहला काम है आप प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे करोगे, विवेकपूर्ण करोगे। प्राकृतिक संसाधनों का उपाय कैसा होना चाहिए, विवेकपूर्ण। विवेकपूर्ण से मतलब ये है कि आप थोड़ा सा सोच समझकर, थोड़ी सी अपनी समझ को ऊंचा बनाकर या अपने दिमाग से काम लोगे। दिमाग से काम लेने का मतलब ये है कि इसका ये मतलब नहीं कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, कोयला है, ठीक है, पेट्रोल है, डीजल, आप उनको जबरदस्त ही व्यर्थ बहा रहे हो, ठीक है, या उनको व्यर्थ में खर्च कर रहे हो, आपको जरूरत नहीं है फिर भी आप जबरदस्ती उनका यूज ले रहे हो, तो वो तो कोई विवेकपूर्ण तरीका नहीं है, वो तो अविवेकपूर्ण हो गया। विवेकपूर्ण से मतलब है आप उनका उपयोग भी लो, आपका काम भी निकल जाए, उनकी मात्रा भी बची रहे और आने वाली पीढ़ियों में भी वो काम में आ जाए, मतलब खुद का भी फायदा और आगामी पीढ़ियों का भी फायदा। तो वो तो तरीका कौन सा हुआ, विवेकपूर्ण हुआ, कि खुद को भी नुकसान नहीं हुआ और आने वाली पीढ़ियों को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इस तरीके को बोला जाता है विवेकपूर्ण। लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, सिर्फ खुद का फायदा देखते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आपको किसी भी प्राकृतिक संसाधन की जरूरत नहीं है, जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूं इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, कमरे में कोई नहीं है, जरूरत नहीं है, फिर भी वो चल रहा है, तो वो तो एनर्जी तो वेस्ट हो रही है ना। मान लो आपको आधा किलोमीटर दूर कहीं जाके आना है, आधा किलोमीटर आपको 200 मीटर जाके आना है, तो भी बाइक लेके जाएंगे। बाइक लेकर जाने का मतलब है पेट्रोल का खर्च होगा, और पेट्रोल खर्च होगा तो आप पेट्रोल डलवाओगे, तो वहां से पेट्रोल की खपत होगी। कोई अब आप सोचोगे सर इसमें क्या हमारे पैसे लगते, इसमें क्या हम लेके जा सकते, लेके जा सकते, लेकिन पेट्रोल तो आएगा ना, पेट्रोल तो नीचे से आ रहा ना, पेट्रोल कोई बना थोड़ी रहा है। तो जितना ज्यादा आप पेट्रोल खर्च कर रहे हो उतनी ही उसकी मात्रा क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमें पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी इनका उपयोग नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ विवेकपूर्ण तरीके से, अपने दिमागी तौर पर, सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। व्यर्थ में इनका उपयोग बिल्कुल भी ना करें, सावधानी के साथ और सतर्कता के साथ इनका उपयोग किया जाना चाहिए। वो तरीका है कौन सा, विवेकपूर्ण वाला तरीका। सेकंड है न्याय संगत। न्याय संगत का मतलब ये है कि आप आगामी पीढ़ियां, अपनी आने वाली पीढ़ियां, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आज हम वर्तमान में जी रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां दूसरी आएगी, वो इस वंश को आगे लेके जाएगी, फिर उनकी पीढ़ी आएगी, वो इस वंश को आगे बढ़ाएगी। तो पीढ़ियां तो आती रहेगी, जैसे जैसे रिप्रोडक्शन होता रहेगा वैसे वैसे नई जातियां बनती रहेगी। तो सोचो हम उनके लिए न्याय करके जाए, आने वाली पीढ़ियां भी हमें ये कहे कि हमारे लिए कुछ छोड़कर गए हैं, तो उनके साथ न्याय होना चाहिए। ये नहीं कि सारे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमने कर लिया, सारे प्राकृतिक संसाधन क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो उनके लिए तो न्याय थोड़ी हुई, तो उनके लिए तो हमने ये क्या कर दिया, अन्याय कर दिया। तो हमें न्याय संगत उनके हक में भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना है। मतलब उनके हक में जो फैसला होगा ना वो न्याय संगत होगा। और न्याय संगत सबसे तात्पर्य मेरा यही है कि आप प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करो आगामी पीढ़ियों को देखते हुए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उनके भविष्य के साथ भी न्याय होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, उपयोग भी हो तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इनकी मात्रा सुरक्षित रहे, और जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनकी मात्रा बनाए रखनी है। हमें मात्रा का मतलब है, हम ये भी जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन सीमित है, प्राकृतिक संसाधन सीमित है, उनकी मात्रा सीमित है, ये बार बार नहीं बनाए जा सकते। प्राकृतिक संसाधनों को बनने में अरबों खरबों वर्ष लग जाते हैं, काफी टाइम लगता है कि ये जो पेट्रोल डीजल बना हुआ है, ये जो कोयला बना हुआ है, सब नीचे से निकल रहा है, तो ये इनको बनने में करोड़ों साल लगे, तो बार बार तो बन नहीं सकते। एक बार बन गई, इनकी मात्रा निश्चित है, सीमित है, खर्च करते जाओगे तो मात्रा कम होती जाएगी। तो उपयोग भी हो, आप उपयोग में भी लो, ठीक है। फिर आप सोचो सर चलो मान लो हम ढंग से उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, हम तरीके के साथ इनका उपयोग कर रहे हैं, फिर भी अगर ये खर्च हो गए तो कोई बात नहीं है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तब तक न जाने और कुछ ऐसा मान लो सिचुएशन आ जाएगी या और कुछ ऑप्शन हमारे हाथ लग जाएंगे, उनसे हमारा काम निकल जाएगा। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों का उपाय आप 3 तरीके से करोगे। पहला विवेकपूर्ण, दूसरा न्याय संगत, और तीसरा जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन होना चाहिए वो होना चाहिए इनके मात्रात्मक रूप से, मतलब प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा सीमित बनी रहनी चाहिए। यहां से एक क्वेश्चन और आ सकता है, और वो क्वेश्चन ये है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का जो उपाय है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, या मैं ये कहूं कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। तो बिल्कुल आवश्यकता है। सोचो अगर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन नहीं करोगे,
आप अविवेक तरीके से उनका उपयोग करोगे, आप आगामी पीढ़ियों के साथ न्याय नहीं करोगे, उनकी मात्रा को बिगाड़ के रख दोगे, तो आगामी पीढ़ियों की क्या बात कर रहे हो आप, हमारी पीढ़ियों के साथ ही, मतलब वर्तमान में ही इनकी मात्रा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सोचो, नोटिस करना मेरी बात पर, अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन नहीं करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन नहीं करेंगे, ठीक है, बिना आवश्यकता के ही हम उनका उपयोग किया जा रहा है, अनावश्यक ही उनका यूज किया जा रहा है, ठीक है, हमें जरूरत नहीं है फिर भी हम उनका यूज कर रहे हो, तो आने वाली पीढ़ियां तो बहुत दूर की बात है, जो वर्तमान में हमारी स्थिति है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, हमारा काम भी पूरा नहीं चल पाएगा, उससे पहले ही प्राकृतिक संसाधन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी, और अगर प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता आपको उनका प्रबंधन अगर आपको करना है तो 3 तरीके से प्रबंधन होगा, विवेकपूर्ण तरीके से, न्याय संगत तरीके से, ठीक है, और कौन सा तरीका, उनकी मात्रा को बनाए रखना, ये 3 तरीके हैं। तो अगर क्वेश्चन आए ना प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे करें, इस तरीके से, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के उपाय यही 3 तरीके हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो बता देना कि उनकी मात्रा को बनाए रखने के लिए, ठीक है, अगर प्रबंधन नहीं करेंगे तो उनकी मात्रा खत्म हो जाएगी, ठीक है, जिससे हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ये लो, ये एक क्वेश्चन हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। देखो, इसके साथ ही एक क्वेश्चन और तैयार करो, और वो है मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर प्राकृतिक संसाधन, मात्रा के आधार पर प्राकृतिक संसाधन। देखो, मात्रा के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, पहला जो प्राकृतिक संसाधन है मात्रा के आधार पर, वो कौन सा प्राकृतिक संसाधन है, तो एक तो है नवीनीकरण, नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, और जो दूसरा है वो है अनवीनीकरण, अनवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन। एक तो नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है और दूसरा कौन सा है, अनवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन। तो देखो, नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है, नवीनीकरण प्राकृतिक एक बार मैं यहीं पे ले लेता हूं डिटेल से। नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन सुनो ध्यान से, नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन वो प्राकृतिक संसाधन है जिनकी मात्रा सीमित नहीं है, जिनकी मात्रा असीमित है। दूसरी बात, आप चाहे जितना इनका उपयोग कर सकते हो, चाहे जितना आप इनका यूज ले सकते हो, इनकी मात्रा कभी भी खत्म नहीं होने वाली। यानी कि मैं सीधे तौर पर कहूं, आप इनका अनावश्यक आप यूज कर सकते हो, आप जितना आपके मन में आए, जितनी आपकी आवश्यकता हो, चाहे आवश्यकता ना हो, चाहे आपको जरूरत हो चाहे जरूरत ना हो, इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का आप भरपूर उपयोग कर सकते हो, बिगाड़ते हुए इनका उपयोग कर सकते हो, क्योंकि इनकी मात्रा सीमित नहीं है, असीमित है, इनकी मात्रा भरपूर है, ये कभी भी खर्च नहीं होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, लवणीय जल, वायु। अब बताओ, सूर्य का प्रकाश कभी खर्च हो सकता है क्या? आप सोचो नहीं सर, सूर्य का प्रकाश हम लिए जा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि सूर्य का प्रकाश है, पॉसिबल ही नहीं है। और सूर्य के प्रकाश से जो सोलर प्लांट लगते हैं, आज सूर्य के प्रकाश से कितनी तरीके से बिजली बनाई जा रही है, और उस बिजली को हम काम में ले रहे हो, तो ये तो अपने दिमाग से निकाल दो, कभी भविष्य में बिजली की कमी आएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की कभी कमी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है किससे? प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से। तो इनका यूज करो भरपूर मात्रा में, इनसे हमें कोई किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। लवणीय जल, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है? 100 में से बात करें तो 70% भाग पर पृथ्वी पर क्या है? लवणीय जल पाया जाता है, सोल्टी वाटर पाया जाता है। तो ये पानी कभी खर्च नहीं होने वाला। अगर ये पानी आप खर्च भी करते हो, जलवाष्प बनकर वापस ऊपर जाता है, तो फिर वापस बारिश के रूप में आ जाता है। तो ये पानी भी कभी खर्च नहीं होने वाला, और इस पानी से भी इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत प्रोड्यूस की जाती है। वायु कहने की आवश्यकता नहीं है,
हवा कभी खर्च नहीं होती, आप चाहे जितने हवा को काम में ले लो, हवा से पवन चक्कियां चलती है, पवन चक्कियों से बिजली बनाई जाती है। तो ये जो संसाधन है, सूर्य का प्रकाश हो, लवणीय जल हो या वायु हो, ये किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है? ये है नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन, और इनका उपयोग चाहे जितना आप कर सकते हो, इनकी मात्रा असीमित है, ठीक है, भरपूर इनका फायदा उठाया जा सकता है, ये कभी भी खर्च होने वाले नहीं हैं। इनके कंपेयर में बात करें सेकंड नंबर के, सेकंड नंबर का कौन सा है? सेकंड नंबर का है अनवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन। अनवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन, जो अनवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है, कौन सा संसाधन? अनवीनीकरण। अनवीनीकरण का मतलब है इनकी मात्रा सीमित है, इनकी मात्रा कैसी है? सीमित है, इनको आप चाहे जितना काम में नहीं ले सकते। ये वही प्राकृतिक संसाधन है जो भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ना, जिनके प्रबंधन की बात हो रही थी। इनमें मैं एग्जांपल दूं, जैसे अलवणीय जल, जो पीने वाला पानी बहुत कम है, पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, लकड़ी है, तो इनकी मात्रा तो सीमित है, इनको हम चाहे जितना काम में नहीं ले सकते। इनको हम काम में ले सकते हैं विवेकपूर्ण तरीके से, न्याय संगत तरीके से, मात्रा के आधार पर और हमारी मूलभूत आवश्यकता के आधार पर। व्यर्थ में हम इनका उपयोग कतई भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के संसाधन होते हैं अनवीनीकरण। और ये कौन से संसाधन है? नवीनीकरण। ये कभी खर्च नहीं हो सकते, ये खर्च होंगे। इनको आप व्यर्थ में भी उपयोग कर सकते हो, इनको आवश्यकता के अनुसार काम में ले जाता है। इनकी मात्रा असीमित है, इनकी मात्रा सीमित है, ठीक है। ये कभी बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये मतलब ऑलरेडी बने हुए हैं। हालांकि ये प्राकृतिक है, लेकिन इनको बनने में टाइम लगता है। एग्जाम्पल, सूर्य का प्रकाश, लवणीय जल, वायु, इनका एग्जाम्पल है। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, अलवणीय जल है, ये सब इनके संसाधन है। सॉरी, अनवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन के एग्जाम्पल है। ये लो, दो क्वेश्चन हमने तैयार कर लिए, एक तो मात्रा के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, और एक प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का उपाय और प्रबंधन की आवश्यकता। अब देखो, अब हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में आगे? प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के बारे में हमने जाना, तो कुछ प्राकृतिक संसाधन है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि वनों का संरक्षण कैसे करें, जो जंगल है या वन्य जो पेड़ पौधे हैं, उनका संरक्षण किस प्रकार किया जाए। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि जीव जंतुओं का संरक्षण कैसे किया जाए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आएगा जल प्रबंधन का संग्रहण, यानी कि जल को कैसे इकट्ठा करें, बारिश के जल को कैसे बचाया जा सकता है, वो है। और एक है पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए समाज ने क्या क्या प्रयास किए, ठीक है। और एक टॉपिक है सामाजिक वानिकी। तो हम सबसे पहले जो टॉपिक क्लियर करेंगे वो है सामाजिक वानिकी। देखो, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? सामाजिक वानिकी। सोशियल फॉरेस्ट्री, सोशियल फॉरेस्ट्री। देखो, सामाजिक वानिकी, सोशियल फॉरेस्ट्री क्या है? देखो, इसका सीधा सा टारगेट है। सामाजिक वानिकी क्या है? ये एक वन संसाधन मंत्रालय, ठीक है, और वन संरक्षण नीति के तहत बनाई गई एक योजना है। और सामाजिक वानिकी का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना, ज्यादा से ज्यादा अवकर्मित भूमि पर वृक्षारोपण। तो क्या बोला? मैं ये बोल रहा हूं कि जितनी भी अवकर्मित भूमि है, जितनी भी अवकर्मित भूमि है, तो अवकर्मित भूमि पर क्या होना चाहिए? वृक्षारोपण। और अवकर्मित भूमि का मतलब है जो खाली पड़ी हुई है। जितनी भी अवकर्मित भूमि है, जहां पर भी खाली जगह दिख रही है, वहां पर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? वृक्षारोपण, यानी कि वनों का रोपण होना चाहिए, यानी कि पेड़, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, वन संसाधन मंत्रालय और वन संरक्षण नीति के तहत अवकर्मित भूमि पर ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना, खाली जगह पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामाजिक वानिकी, ठीक है। और ना केवल सामाजिक वानिकी का उद्देश्य यह है कि पेड़ लगाओ, कुछ जरूरी नहीं। सामाजिक वानिकी का टारगेट यही है कि वृक्ष लगाए जाए। सामाजिक वानिकी के तहत
यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री के तहत हम और क्या कर सकते हैं सोशल फॉरेस्ट्री के तहत लोगों को रोजगार भी मिल सकता है, लोगों को रोजगार कैसे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर वृक्षारोपण होगा तो जो अवक्रमित भूमि वाला एरिया है वो वन बन जाएगा, और वनों से तो बहुत प्रकार का आर्थिक लाभ हो सकता है। वनों से हमें चारा मिल सकता है जानवरों के लिए, वनों से हमें लकड़ी मिलती है, ठीक है, वनों से हमें कई प्रकार के फल मिलते हैं, सब्जियां आ गई इसके अंदर, ठीक है, गोंद, रेजिन, इमारती लकड़ियां, सोचो कितना फायदा होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा अवक्रमित भूमि पर पादप लगेंगे, ठीक है, पादप लगेंगे तो वो एरिया किस में तब्दील हो जाएगा, वनों के अंदर, और वनों से तो बहुत सारे रोजगार मिल सकते हैं। वनों से हमें लकड़ी मिलती है, चारा मिलती है, ठीक है, वनों से हमें फल मिल सकते हैं, सब्जियां मिल सकती है, इमारती लकड़ियां मिल सकती है, वनों से जो पादप है उनसे गोंद मिलता है, रेजिन मिलता है, रबड़ मिलता है, ठीक है, लेटेक्स मिलता है, ठीक है, लाख मिलता है, कई टाइप के, कई प्रकार के रोजगार हम उस अवक्रमित भूमि वाले एरिया के अंदर ढूंढ सकते हैं। तो ये टारगेट था वन संसाधन मंत्रालय का कि अवक्रमित भूमि पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए और पेड़ के साथ साथ लोगों का भला हो सके, लोगों को क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। इसी चीज को बोला जाता है सामाजिक वानिकी। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सामाजिक वानिकी के घटक। सामाजिक वानिकी के घटक। अब ये क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना। सामाजिक वानिकी के घटक, जो पहला घटक था सामाजिक वानिकी का वो है कृषि वानिकी, कृषि वानिकी। दूसरा, जो भी सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक स्थल, जैसे बात करें हॉस्पिटल है, अस्पताल है, स्कूल है, नहर है, सड़कें हैं, ठीक है, वहां पर क्या होना चाहिए, वृक्षारोपण होना चाहिए, वृक्षारोपण होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, जो बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को रोका जाए। देखो ये क्या है, सामाजिक वानिकी के घटक। और सामाजिक वानिकी के कितने घटक है, पहला घटक है कृषि वानिकी। पहला घटक कौन सा है, कृषि वानिकी। और कृषि वानिकी का मतलब है सोशल फॉरेस्ट्री का ये भी टारगेट है, वृक्षारोपण होना चाहिए, ठीक है। और कृषि वानिकी यानी कि कृषि पद्धति को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कृषि भी की जानी चाहिए जिससे लोगों का रोजगार हो सके, कृषि के साथ साथ पशुपालन हो सके, तो ये भी एक इसका घटक है। दूसरा, जो भी सार्वजनिक स्थल है, अस्पताल है, स्कूल है, नहरें हैं, सड़कें हैं, वहां पर क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना, उनको क्या किया जाना चाहिए, रोका हो जाना चाहिए। जैसे मान लो कोई बहुउद्देशीय परियोजना बनती है, जंगल के बीच में से नदी निकल रही है, वहां पर बांध बनाना है, जंगल में सड़कें निकालें, तो कितने पेड़ काटे जाते हैं, कितने जंगल तबाह किए जाते हैं। तो वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उनको क्या किया जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं, सामाजिक वानिकी के घटक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया एक। अब जो नेक्स्ट है वो है वनों का संरक्षण। वनों का संरक्षण, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वनों का संरक्षण। वनों का संरक्षण का मतलब यह है कि वनों को कैसे बचाया जा सके, कैसे बचाया जाए, वन जो खत्म होने की कगार पर है, खत्म होने। देखो वनों के संरक्षण से मतलब यह है कि आज मानव ने अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए वनों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक आंकड़ा बताऊं तुम्हें कि ये उपग्रहों से देखा गया आंकड़ा है, किससे, उपग्रहों से। उपग्रहों से देखा गया है कि 1.3
मिलियन, 1.3 मिलियन हेक्टेयर, 1.3 मिलियन हेक्टेयर जंगल प्रति वर्ष काटे जा रहे हैं, प्रतिवर्ष काटे जा रहे हैं। तो सोचो वनों के संरक्षण, देखो वनों का संरक्षण से मतलब ये है कि वनों को बचाना। अब वनों को कैसे बचाया, आप सोच रहे सर वनों को कौन नुकसान पहुंचा रहा है, वनों को तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वन काटे जा रहे हैं, मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए वनों को क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है, या वनों की भूमि को खाली कर रहा है खेती के लिए, या वनों में एक बहुउद्देश्य परियोजनाएं बनाई जा रही है, वहां पर कारखाने डाले जा रहे हैं, फैक्ट्रियां बनाई जा रही है, तो उससे वनों को क्या हो रहा है, नुकसान। अब सोचो अगर वनों का नुकसान होगा तो फिर पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा, ठीक है, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ेगा, जो वन्य जीव हैं उनका प्राकृतिक आवास उजड़ जाएगा, बेचारे वो जीव जानवर या जो जीव जंतु है वो कहाँ पर जाएंगे, जो वनों के अंदर रह रहे हैं। कितने पेड़ काटे जाएंगे, पेड़ कटेंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, गैसों का विनिमय नहीं होगा, O2 CO2 की कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगी, तो इतना बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है कि कैसे वनों के संरक्षण को बचाया जा सकता है। अगर इंडिया की बात करें तो उपग्रहों से देखा गया आंकड़ा है कि 1.3 मिलियन हेक्टेयर जंगल प्रति वर्ष काटे जा रहे हैं, इतने जंगल प्रति वर्ष काटे जा रहे हैं। तो सोचो अगर इसी दर से ये जंगल कटते रहे, इसी दर से अगर वनों का उन्मूलन होता रहा तो फिर बहुत दिन दूर नहीं है जब पूरी की पूरी भूमि अवक्रमित हो जाएगी। जिस भूमि पर वन था वो भूमि क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी बंजर हो जाएगी। देखो अगर मैं बात करूं जब से पृथ्वी बनी उस समय पृथ्वी के 60 से 70 भाग पर, या सॉरी 60 से 70% भाग पर क्या थे, वन थे। क्या थे, वन थे। क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं जब पृथ्वी बनी तब उस समय पृथ्वी के 60 से 70% भाग पर क्या थे, वन थे। तो अगर आज की दर देखी जाए ना, आज पृथ्वी पर वन कितने बचे हैं, आज पृथ्वी पर वन 16 से 17% बचे। अब देख लो स्टार्टिंग की बात करें ना, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण, अगर आधुनिक बहुत प्राचीन काल की बात करें तो उस समय पृथ्वी पर कितना वन थे, सॉरी कितने भाग पर वन थे, 60 से 70% भाग पर। तो अब उन वनों को काट दिया गया तो उनका आंकड़ा कितना रह गया, 60 से 70% भाग घटकर कितना हो गया, 16 से 17% भाग तक आ चुका है। तो बहुत ज्यादा सतर्कता के साथ जरूरत है वनों के संरक्षण के लिए, वनों को बचाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था वन संरक्षण। अब वनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों हमें, अब देखो 2 टॉपिक तैयार करना है, एक तो वनों का संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए, ठीक है। जब ये चीज हमें समझ में आ जाएगी तो फिर नेक्स्ट टॉपिक ये होगा कि वनों के संरक्षण के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए, वनों का संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए और वनों का संरक्षण के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए। तो ये लंबे चौड़े टॉपिक हैं, अभी तो हो नहीं पाएंगे, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।